राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 3rd चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम कितने पार्ट किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है इवॉल्व एंड इनैक्टेड। ठीक है, देखो जो संविधान है ना वो एक तो वो इवॉल्व भी कहला सकता है या फिर वो इनैक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या है, देखो आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी या एक चीज़ सुनी होगी कि जो जिराफ था ना उसकी गर्दन पहले उतनी लंबी नहीं थी। ठीक है, वो सर ऊपर करके पत्तियां खाता था पेड़ों की, तो धीरे धीरे करके ना उसकी गर्दन ऊंची होती चली गई, लंबी होती चली गई। ठीक है, स्टोरी है जस्ट। तो हुआ क्या, धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से उसकी गर्दन लंबी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे इवॉल्व का मतलब क्या है कि एक ऐसा संविधान जो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस का प्रोडक्ट है। ठीक है, एक ऐसा संविधान जो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस का प्रोडक्ट है वो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे, देखो जैसे मान लो कोई कंट्री है, उस कंट्री में कुछ कन्वेंशंस फॉलो किए जा रहे हैं ना, कुछ नियम फॉलो किए जा रहे हैं, कुछ रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, कुछ जुडिशियल डिसीजंस दिए जा रहे हैं। तो टाइम के साथ साथ ना बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस हो जाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो जाएंगी, बहुत सारी कन्वेंशंस हो जाएंगी और टाइम के साथ वो इम्प्रूव करते जाएंगे। तो वो मिलकर क्या बनाएंगे, वो संविधान बनाएंगे। ठीक है, वो उस देश का संविधान हुआ। ठीक, लेकिन ये इवॉल्व है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, जब हमने इंडियन पॉलिटी का 1st चैप्टर पढ़ा था ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो उसमें हमने क्या देखा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या करते थे, हर कुछ साल के बाद एक्ट लेके आते थे। ठीक है, मतलब कोई रिटन बुक नहीं थी उनकी संविधान की कि कुछ लिख दिया हो एक जगह पे सारा इकट्ठा हो गया, नहीं, वो कुछ टाइम बाद जैसे 10 साल पे या 20 साल पे एक एक्ट लेके आ जाएंगे। ठीक है, फिर 10 साल के बाद फिर से कोई एक्ट लेके आ जाएंगे, कोई कानून लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये करते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, चीज़ें इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, तो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो स्लो या ग्रेजुअल प्रोसेस का प्रोडक्ट हो। ठीक है, टाइम के साथ वो इवॉल्व होगा। एग्जाम्पल ले लेंगे हम, तो एग्जाम्पल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट है इनैक्टेड। इनैक्टेड जो इनैक्ट किया गया, वो जो बनाया गया हो। ओके, और वो भी जानबूझकर बनाया गया हो, हमें रिक्वायरमेंट रही हो। और ये जब हम बनाएंगे, जब हम संविधान बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक बुक के फॉर्म में लिखेंगे ना उसको। तो ये किस में होगा, या तो एक बुक के फॉर्म में होगा या एक डॉक्यूमेंट होगा, या हो सकता है कि सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट हो, पार्ट 1 मतलब एक डॉक्यूमेंट अलग, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट। बड़ा संविधान होगा तो हो सकता है कई सारी बुक्स हों उसकी। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल पहला तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक फॉर्म में है। ठीक है, एक रूल बुक है वो, तो इंडिया का संविधान, और दूसरा यूएसए का। ठीक है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड है। ठीक है, सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है रिटन एंड अनरिटन। अब देखो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये लगभग इवॉल्व एंड इनैक्टेड से मिलता जुलता है। क्यों, क्योंकि जो इवॉल्व होगा वो अनरिटन होगा, बट जो इनैक्ट किया जाएगा वो रिटन होगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, वो डॉक्यूमेंट्री या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा ना, एक डॉक्यूमेंट्री होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। या फिर कोडिफाई किया गया होगा ना, कुछ रूल्स को कोडिफाई कर दिया, एक जगह लिख दिया, तो वो क्या कहलाएगा, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाएगा। ठीक है, अब ये एक बुक के फॉर्म में होगा, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये फॉर्मुलेट किया जाएगा। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है यही मतलब होगा ना, जिसको फॉर्मुलेट किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, एक तरीके से उसको तैयार किया जा रहा है, एक ड्राफ्ट में तैयार किया जा रहा है, और उसको हम अडॉप्ट भी करेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऐसे ही तो हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो उसने संविधान को बनाया, हमने उसको अडॉप्ट किया 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, फिर हमने उसको इनैक्ट किया। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब एग्जाम्पल ले लें तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, कनाडा का रिटन है, फ्रांस, जापान और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, लिखा नहीं है, तो लिखा नहीं होगा तो
सिंपल सी बात है कि वो नॉन डॉक्यूमेंट्री होगा या अनकोडिफाइड होगा, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में वो ज़रूरी नहीं कि हो, उसके मैक्सिमम जो प्रोविजंस होंगे वो नॉन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होंगे या अनकोडिफाइड होंगे, ठीक है। अब जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि वो इवॉल्व हुआ होगा, इसके हाई चांसेस रहेंगे, तो ये किस फॉर्म में होगा? कन्वेंशंस के फॉर्म में, प्रैक्टिसेस के फॉर्म में, प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टर्स के चार्टर्स के फॉर्म में। देश में जो चार्टर्स फॉलो किए जाएंगे, जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे होंगे काफ़ी लंबे टाइम से, जो प्रैक्टिसेस चली आ रही होंगी, या जो कन्वेंशंस फॉलो किए जा रहे होंगे एक लंबे टाइम से, वो वही देश का संविधान कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई बुक नहीं बनी है नियम की, तो जो प्रैक्टिसेस चली आ रही, जैसे घर में होता है ना कि हमारे दादाजी ये करते थे, है ना, हमारे पिताजी ने भी ये किया तो हम भी ये करेंगे, है ना। तो वो क्या है, वो एक प्रैक्टिस है जो चली आ रही है, वो कोई लिखा भले ना हो, किसी बुक में ना लिखा हो, लेकिन वो चली आ रही है प्रैक्टिस, हम कर रहे हैं उसको। तो बिल्कुल ऐसे ही देश में वैसे ही चल रहा है, ठीक है, कि कहीं पे वो रिटन नहीं है संविधान, लेकिन वो कन्वेंशंस हैं, वो प्रैक्टिसेस हैं जो चली आ रही हैं, तो इसलिए वो हमारा संविधान होगा, ठीक है। अब ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, वो किसका प्रोडक्ट होगा? वो होगा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का। हमने बात ही की कि जो अनरिटन होगा वो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अब एग्जांपल अगर हम देखें तो यूके, ब्रिटेन, इजराइल एंड न्यूजीलैंड, ठीक है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है एंड फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। अब इसको देख लेते हैं, ये हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट के बेसिस पे, ठीक है। एक संविधान है, अगर उसको हम बहुत ही आसानी से अमेंड कर दें, उसमें संशोधन ले आएँ, ठीक है, उसमें हम कुछ बदलाव लेकर आ जाएं, तो वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें अमेंडमेंट्स उतने ईजी ना हो तो वो रिजिड कहलाएगा। जैसे अमेंडमेंट, जैसे ऑर्डिनरी लॉज होते हैं ना, सिंपल लॉज, नॉर्मल लॉज जो देश में लागू किए जाते हैं, कोई ऐसे नॉर्मल एक्ट बना दिया पार्लियामेंट ने और वो लॉ आ गया, ठीक है। तो वो ऑर्डिनरी लॉ जिस तरह से बदला जा सकता है जितने इजी वे में, अगर उतने ही इजी वे में कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर दिया जाए तो वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। बट अगर उसी वे में, जिस वे में ऑर्डिनरी लॉ को अमेंड किया जा रहा है, उसी वे में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना किया जा सके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत हो, तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ठीक है। रिजिड बोलते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि पानी की तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को। पानी क्या करता है, अगर आप उसको ग्लास में भर रहे हैं तो ग्लास का शेप ले लेगा, ठीक है, कटोरे में भर रहे हैं तो कटोरी का शेप ले लेगा, मग में भरा है तो मग का शेप ले लेगा। तो पानी जो है ना वो फ्लेक्सिबल है, वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर जाता है, ठीक है। तो संविधान अगर फ्लेक्सिबल है तो सिचुएशंस के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, अमेंडमेंट हो जाएंगे उसमें। लेकिन अगर वो रिजिड है तो वो जैसा बना था वैसे का वैसा रखा रहेगा, उसको हम बदल नहीं पाएंगे, उसमें हम कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे, कुछ माइनस नहीं कर पाएंगे। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जब उससे पहले क्या था कि ज़मींदारों के पास 500 एकड़ 1000 एकड़ की ज़मीन थी, ठीक है, ऐसे ज़मीनें हुआ करती थी। बट जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला जो हमारा क्या बोलते हैं कि टारगेट था, वो क्या था कि देश की गरीबी को हटाओ। अब गरीबी को हटाने के लिए नेहरू जी ने क्या सोचा, सबसे पहले कि ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आए लैंड रिफॉर्म के थ्रू, और उन्होंने क्या किया, जो ज़मीन थी 500 एकड़ 1000 एकड़ लोगों के पास, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया कि सबके पास अगर थोड़ी थोड़ी लैंड होगी ना तो गरीबी कम होगी, ठीक है। बट राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, तो लोगों ने चैलेंज कर दिया उसको कोर्ट में कि नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हो आप, तुम्हारा राइट टू प्रॉपर्टी का हनन कर रहे हो, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हमसे छीन रहे हो। तो अब उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी भी अगर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट होता ना तो हम ये नहीं कर पाते कभी भी, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, संविधान को अमेंड किया गया, पहला अमेंडमेंट लाया गया और 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, ठीक है। तो क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था तो इसलिए हमने उसको अमेंड कर लिया। अगर वो रिजिड होता तो नहीं अमेंड कर पाते, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल की बात। अब रिजिड को हम इन इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इन इलास्टिक मतलब जो इलास्टिक ना, ठीक है, बोलते हैं ना इलास्टिक है, ये बिल्कुल खींचने से ये बढ़ जा रहा है फिर छूट जा रहा है, ठीक।
फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए किसी स्पेशल प्रोविजन की ज़रूरत नहीं होगी। इसका अमेंडमेंट बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे ऑर्डिनरी लॉज का होता है, ठीक है। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एग्जांपल है यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, स्विट्जरलैंड का। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एग्जांपल है यूके एंड न्यूजीलैंड। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल या रिजिड? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिंथेसिस है दोनों का, ये फ्लेक्सिबल भी है रिजिड भी है। कैसे? देखो, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको हम एक तरह से अमेंड नहीं कर सकते, उसको अमेंड करने के कई तरीके हैं। सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंडमेंट हो जाता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कई प्रोविजंस उसमें ऐसे हैं जिसको अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है, या 3/4 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। कई सारे प्रोविजंस ऐसे भी हैं जिसको अमेंड करने के लिए हमें स्टेट के कंसेंट की ज़रूरत होती है, मोर देन हाफ ऑफ स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत होती है, ठीक। तो हमारा जो संविधान है वो सिंथेसिस है दोनों का, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का, ठीक है। फोर्थ जो प्रोविज़न है वो है फोर्थ क्लासिफिकेशन, फेडरल एंड यूनिटरी। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की। अगर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे, सेंट्रल लेवल में, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंटर में पावर पीएम और प्रेसिडेंट के हाथ में, स्टेट लेवल में सीएम के हाथ में, गवर्नर के हाथ में, लोकल लेवल पे प्रधान बैठे हुए हैं या डीएम बैठा हुआ है। तो यहाँ पावर क्या है ना, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में, सेंटर पे, स्टेट पे और लोकल लेवल पे, तो हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो फेडरल है या कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, ठीक है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो डिवीजन ऑफ पावर दिखाता हो, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता हो डिफरेंट लेवल्स पे, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रसिया एंड ब्राज़ील का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी डिवीजन ऑफ पावर की बात नहीं करेगा, वो पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है ऑलवेज, मतलब वो एक जगह इकट्ठी कर देता है पावर, ठीक है। और वो कहाँ इकट्ठी होगी, सिंपल सी बात है, सेंट्रल लेवल पे इकट्ठी होगी, नेशनल लेवल पे इकट्ठी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेट हो रही है एक व्यक्ति के हाथ में, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, ठीक। एग्जाम्पल जैसे देख रहे हैं हम तो ब्रिटेन है ना, फ्रांस, चाइना, जापान, इटली एंड नॉर्वे, इन सारी कंट्रीज में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इंडिया में क्या सिचुएशन है, देखो इंडिया में ना दोनों है, ठीक है। हम बोलते हैं कि इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ये केसी वेयर एक पर्सन थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि इंडिया का जो संविधान है वो क्वासी फेडरल। अब क्वासी फेडरल का क्या मतलब होता है, मतलब ये है कि हमारा संविधान टाइम पढ़ने पे फेडरल भी है प्लस यूनिटरी भी है। अब दोनों कैसे पॉसिबल है, डिवीज़न, पावर का डिवीज़न ही है, नहीं है। देखो सिंपल वे में अगर हम नॉर्मल टाइम की बात करें तो क्या होता है ना, पावर का डिवीज़न है, सेंटर में पीएम बैठे हैं उनके पास पावर है, स्टेट में सीएम बैठे हैं उनके पास भी पावर है, लोकल लेवल पे प्रधान है उसके पास कुछ पावर है, तो पावर का डिवीज़न है। बट अगर इमरजेंसी लगी तो क्या होगा, जैसे ही इमरजेंसी लगती है सबकी पावर ख़त्म, पावर किसके हाथ में, पीएम के हाथ में या सेंटर के हाथ में, ठीक है। तो तब पावर क्या हो जाएंगी, सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा पावर का, ठीक है। तब सिस्टम कैसा हो जाएगा, यूनिटरी। तो क्या हुआ, फेडरल भी हुआ सिस्टम और यूनिटरी भी हुआ, ठीक है। फेडरल कब हुआ, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, यूनिटरी कब हुआ, इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि सिस्टम हमारा फेडरल है लेकिन टाइम पड़ने पर उसे यूनिटरी भी बना दिया गया है। टाइम पड़ने पर हमें सेंटर को ज़्यादा पावर देनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री हमें चलाना होता है, ठीक है। उस टाइम हम ये नहीं देखेंगे कि हमें स्टेट को पावर देनी है, स्टेट को हम पूरी पावर नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ओके, अब जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है ना वो है प्रोसीजरल एंड पर्सपेक्टिव, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजरल भी हो सकता है और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। प्रोसीजरल क्या होगा, प्रोसीजर देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर। अब ये करेगा क्या, इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये डिफाइन करता है लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर की बात करता है, किसकी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्या हुआ, ये हुआ ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है।
जितनी भी जो हर लेवल की गवर्नमेंट है ना, चाहे वो सेंट्रल लेवल हम बोलें, चाहे वो स्टेट लेवल बोलें, चाहे हम लोकल लेवल बोलें, हर लेवल की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या लीगल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब सेंटर में क्या क्या होना है, लेजिस्लेचर होना है, फिर एग्जीक्यूटिव होना है, फिर जुडिशरी होना है, एग्जीक्यूटिव में पीएम काम करेंगे, प्रेसिडेंट वर्क करेंगे, उनके अंदर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। ठीक है, स्टेट की बात करें तो सीएम होंगे, गवर्नर होंगे, सीएम के अंदर में काउंसिल होगी मिनिस्टर्स की। ठीक है, लोकल लेवल पे क्या होगा, ब्लॉक होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर विलेज लेवल पे प्रधान होंगे। तो ये सब जो डिसाइड होगा ना, हर पॉलिटिकल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, तो ये करता है प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बताए कि फंक्शन करना कैसे, वर्क करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया कि इस स्ट्रक्चरल वे में चीज़ें होनी चाहिए। पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो जिसमें ये बताया गया हो कि किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से फंक्शन करना है। ठीक है, और वो फंक्शन किस बेसिस पे होगा, इसके कुछ सोसाइटल गोल लिए जाएंगे। ठीक है, एक ब्रॉड कंसेंसस बनाया जाएगा कि किसका, सोसाइटल गोल्स का। ठीक है, कि समाज के कुछ गोल्स हैं, कुछ सामाजिक गोल्स हैं जिसके बेसिस पे हमें फंक्शन करना है। ठीक है, तो अगर कोई संविधान ये बताता है तो वो संविधान कैसा होगा, पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक प्रोसीजरल जो प्रोसीजर को स्टेब्लिश करता है या स्ट्रक्चर को बताता है, दूसरा है पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बताता है कि फंक्शन कैसे करना है। ठीक है।